हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग बाल मनोविज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं आज, विकास और उसकी अवस्थाएं। यहाँ पर आप इस चैप्टर में जानेंगे विकास के बारे में कि विकास होता क्या है, विकास का अर्थ क्या है, विकास की विशेषताएं क्या हैं और साथ ही साथ विकास के सिद्धांत और नियम क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो टर्म है विकास, इसका मतलब जान लेते हैं कि ये जो विकास है इसका मतलब क्या है। यदि आप विकास को एक शब्द में डिफाइन करें तो विकास का मतलब होता है क्या? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। अगर आपसे कोई पूछे कि विकास को आप एक शब्द में डिफाइन कीजिए तो विकास का मतलब है परिवर्तन। ठीक है, तो व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो जो समस्त परिवर्तन है इसका मतलब ये है कि और भी परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन। तो व्यक्ति में जो हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक ये सभी जो परिवर्तन होते हैं, इन सभी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे विकास। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ उसके मूल गुण होते हैं। हमारे अंदर कुछ मूल गुण हैं, आपके अंदर हैं, कोई थर्ड पर्सन होगा तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ उसके मूल गुण होंगे। होता क्या है कि आरंभ में ये मूल गुण जो होते हैं वो छुपे होते हैं, इनको आपको देखने में क्या होता है? कठिनाई होती है। फिर धीरे धीरे मूल गुणों में परिवर्तन होना शुरू होता है। जब ये मूल गुणों में परिवर्तन होता है तो इन्हीं परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मूल गुणों में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विकास के बारे में। प्रत्येक प्राणी में कुछ विशेष गुण होते हैं जो उसके मूल गुण कहलाते हैं। शुरुआत में इन मूल गुणों को देखने में कठिनाई होती है, धीरे धीरे यही मूल गुण बाहर आने लगते हैं। यही मूल गुण व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को ही व्यक्ति का विकास कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। विकास का एक निश्चित दिशा होती है, एक परिवर्तन निर्धारित क्रम में होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब क्या है कि विकास में एक निश्चित दिशा होती है। विकास जो है हमारा, चाहे वो हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे हमारा मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या गामक विकास हो। गामक विकास को ही हम लोग क्रियात्मक विकास कहते हैं। जितने भी हमारे विकास है ना, उन सब की एक निश्चित दिशा होती है और वो उसी को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निश्चित दिशा कैसे होती है हम आपको समझाते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। मतलब विकास सबसे पहले हमारा शैशवावस्था में होता है, उसके बाद हमारा बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद हमारा किशोरावस्था में होता है। ऐसे इस तरीके से हमारा विकास हमारा जिंदगी भर चलता रहता है। तो क्या हुआ कि हमारे विकास की एक निश्चित दिशा थी कि शैशवावस्था से हमारा शुरू हुआ और हमारा बाल्यावस्था में गया, फिर किशोरावस्था में गया, उसके बाद हमारा सीधा हमारी जीवन तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हुई तब तक हमारा विकास चलता रहा। और आप सभी को पता है कि विकास हमारा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। वहीं वृद्धि हमारी एक समय बाद रुक जाती है। हमने आप सभी को ये बता दिया है पहले भी कि विकास हमारा जन्म से मृत्यु तक चलता है। कब से? जन्म से मृत्यु तक। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। वहीं हमारा वृद्धि एक समय बाद हमारी रुक जाती है। अभी विकास का अर्थ क्या है वो आप कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे हम हरलॉक महोदय के अनुसार पढ़ लेते हैं पहले। तो हरलॉक जी ने क्या कहा है पढ़ लेते हैं। श्रीमती हरलॉक के शब्दों में विकास परिवर्तन की दिशा की ओर एक व्यवस्थित तथा सुसंबद्ध प्रकार के परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला शामिल करता है। तो आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन में हम आपको की पॉइंट बता देते हैं कि आपको किस तरीके से डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि व्यवस्थित उस सुसंबद्ध परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, क्या? व्यवस्थित और सुसंबद्ध प्रकार के परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला की बात हरलॉक महोदया ने कही थी। किसने? हरलॉक महोदया ने कही थी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और आपको डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो उसको बार बार आप पढ़ें। जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखा हुआ होना चाहिए सबसे पहले तो, आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद इन डेफिनेशंस को बार बार पढ़िए। देखिए,
यदि आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं। क्वेश्चन पेपर के बाद जो जो आपका सिलेबस है उसको उठाएं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें। लेकिन जो सिलेबस में आता है ना, वो सारा आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता की चरम सीढ़ी तक ले जा सकती है, क्योंकि वो आपके साथ रहेगा। आप नोट्स अपने इस तरीके से बनाइए कि जिसमें सब कुछ हो आपका, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, लॉन्ग नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो अपने नोट्स में इस तरीके की डेफिनेशन ज़रूर शामिल करिए और इनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। जैसे अब हम लोग दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं गैसेल की। गैसेल ने क्या कहा है? गैसेल का कहना है कि विकास बाहर दिखाई देने वाला परिवर्तन है, इसकी 3 दिशाएं होती हैं। अब गैसेल का तो आप समझ गए हो कि बाहर दिखाई देने वाले परिवर्तन को ही हम लोग विकास कहते हैं, ऐसा गैसेल महोदय ने कहा है, ठीक है। 3 दिशाएं कौन कौन सी हैं? शरीर ज्ञान, व्यवहार और अंग विश्लेषण, ठीक। गैसेल की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्किनर की डेफिनेशन, जो कि आपको याद रखनी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक। ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछी गई है। तो स्किनर का कहना है विकास के बारे में कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगली डेफिनेशन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है, हरलॉक महोदया की, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, इनकी बात किसने की है? हरलॉक ने कही है कि विकास होता है तो हमारे अंदर नवीन विशेषताएं आती हैं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ठीक। ये इनकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारा विकास होता है, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमारे अंदर नई विशेषताएं आती हैं, ठीक है, नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, हमारे अंदर नए नए गुण आते हैं, ठीक। अब हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। पहला नोट है हमारा कि रूसो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित किया। यदि आपसे पूछा जाए कि किस मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास को विभाजित किया, तो आपको अब पता चल गया है कि रूसो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विभिन्न चरणों में मानव विकास को विभाजित किया। अगला पॉइंट हमारा ये है कि विकास हमारा गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है? हमारा गुणात्मक होता है। हम आपको बता चुके हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर से समझा देते हैं। विकास गुणात्मक होता है, इसका मतलब ये है कि विकास जो होता है इसको आप माप नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हमारा 2 किलो विकास हुआ है, आप ये नहीं कह सकते हमारा 3 किलो विकास हुआ है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ आप आकलन कर सकते हैं, विकास का अनुमान लगा सकते हैं विकास के बारे में। वहीं जो आपकी वृद्धि होती है, जो आपकी वृद्धि है, इसको आप माप सकते हैं। मापे जा सकने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रात्मक। तो हमारी वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, ठीक है। हम अपनी वृद्धि को माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं? हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं, हम अपना वजन है उसको माप सकते हैं। तो ये हमारे वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि को आप माप सकते हैं, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक कहते हैं, ठीक। ये जो आपका है हेडिंग विकास की विशेषताएं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि हम लोगों को 4 ऐसे विशेषताएं दे दी जाती हैं और हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से विकास की विशेषता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि विकास की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक। पहला है हमारा विकास परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है। विकास क्या है? परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विकास किसका उत्पाद है? परिपक्वता और अधिगम का एक उत्पाद है, ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि विकास हमारा एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास हमारा जन्म से शुरू होता है। कब से? जन्म से शुरू हुआ, शैशवावस्था में गया, शैशवावस्था से हमारा बाल्यावस्था में गया, किशोरावस्था में गया, और फिर हमारा जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हमारा विकास चलता रहता है। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है हमारा विकास। इसलिए विकास को सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विकास एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। आप सभी को पता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है और उसी का अनुसरण करता हुआ वो आगे बढ़ता है। विकास एक निश्चित दिशा और निश्चित क्रम में होता है, जिन्हें हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं। विकास की अवस्थाएं किन्हें कहते हैं?
जिस निश्चित दिशा और जिस निश्चित क्रम में हमारा विकास होता है उन्हें हम विकास की अवस्थाएं कहते हैं। तो विकास की क्रमिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। जो शैशवावस्था होती है वो हमारे 0 से 6 वर्ष होती है। वहीं बाल्यावस्था हमारा 6 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था हमारी 12 से 18 वर्ष होती है। और हमारा वृद्धावस्था इसके आगे 18 प्लस होने पर हमारा वृद्धावस्था आ जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप आगे जानेंगे डिटेल में, सारी चीज़ें शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और वृद्धावस्था के बारे में। इनके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है कुछ भी। ठीक। अगला पॉइंट है आपका कि विकास दर व्यक्ति से व्यक्ति तक अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होती है। आप सभी को पता है कि जब आप 2 बच्चों को लेंगे तो 2 बच्चों में से हमारा दोनों बच्चे बिल्कुल भिन्न हैं, एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। ठीक। एक बच्चा हमारा दूसरे बच्चे से कहीं से भी समानता नहीं रखता। जब बच्चा ही समान नहीं है तो विकास कैसे समान हो सकता है भाई? बच्चा ही समान नहीं है तो विकास कैसे समान हो सकता है? बच्चा भी डिफरेंट है, प्रत्येक बच्चे का विकास का जो रेट है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व भिन्नता पाए जाने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है वो भिन्न भिन्न दर पर होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। ये तो विकास का सिद्धांत ही है कि हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। हम इसको आपको समझा देते हैं फिर भी। मतलब ये है कि सबसे पहले विकास ये कहता है कि हम सबसे पहले सामान्य अनुक्रियाएं करना सीखते हैं। हम पहले सामान्य अनुक्रियाएं करना सीखते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट अनुक्रियाएं करना सीखते हैं। ठीक। चाहे हम कोई भी अनुक्रिया सीखें, पहले हमारी अनुक्रियाएं कैसी होती हैं? विशिष्ट होने के पहले सामान्य होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप लिखने का ही सोच लीजिए कि हम बहुत छोटे से थे तो हम लिख नहीं पाते थे। ठीक। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, हाथ में जब पेन पकड़ना शुरू किया, लेकिन हमने पेन पकड़ नहीं पाया ठीक से। ठीक। तो ये क्या हुआ कि हम सामान्य अनुक्रिया कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है धीरे धीरे आगे चल के कि हम अच्छे से लिखना सीख जाते हैं, तो ये हमारी विशिष्ट अनुक्रिया हो गई। इस विशिष्ट अनुक्रिया होने के पहले हम क्या थे? सामान्य अनुक्रिया में थे कि हम पेन पकड़ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पहले हमने अपने हाथ से पेन पकड़ना शुरू किया, फिर हमने अपनी उंगलियां से पेन पकड़ना शुरू किया प्रॉपरली, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया। ठीक। तो लिखना क्या हो गया? विशिष्ट अनुक्रिया हो गई। वहीं पेन पकड़ना सीखना ये सब आपकी सामान्य अनुक्रिया हो गई। हर चीज़ में जो भी आप करते हैं वो हमारा सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। जैसे हम आपको चलने का एग्जाम्पल बताते हैं। एक छोटा बच्चा जब होता है तो वो सबसे पहले खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। ठीक है। मतलब सहारे के साथ चलना शुरू होता है। सहारे के साथ चलने के बाद बच्चा अपने आप चलना शुरू कर देता है। फिर वो दौड़ना सीखता है। क्या? बच्चा दौड़ना सीख गया। दौड़ना सीख गया। ये जो दौड़ना है वो बच्चे की विशिष्ट अनुक्रिया है। इस विशिष्ट अनुक्रिया के पहले उसने क्या क्या सीखा? उसने खड़े होना सीखा। ठीक है। खड़े होना सीखा। ठीक। फिर उसने क्या सीखा? उसने फिर चलना सीखा। क्या? चलना सीखा। ये चलना और खड़े होना उसकी सामान्य अनुक्रिया कहलाई। ठीक। वहीं दौड़ना ये विशिष्ट अनुक्रिया हो गई बच्चे की। तो आप सभी समझ गए होंगे कि सारी अनुक्रियाएं हमारी विशिष्ट होने के पहले कैसी थी? सामान्य थी। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ये पॉइंट। अगला है हमारा विकास अनुक्रमित और अनुमानित होता है। आप सभी को पता है कि विकास जो है हमारा अनुक्रमित होता है, मतलब एक क्रम से होता है, और अनुमानित का मतलब होता है जिसको आप अनुमान लगा सकें। तो विकास का आप अनुमान लगा सकते हैं, जिस वजह से विकास को हम लोग गुणात्मक कहते हैं। कैसा कहते हैं? गुणात्मक। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास के अधिकतर लक्षण परस्पर संबंधित होते हैं। यदि विकास के लक्षण संबंधित नहीं होंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि विकास के जितने भी लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं उन सब में एक सामंजस्य रहे और हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पॉइंट है हमारा विकास आनुवंशिकता और वातावरण का उत्पाद है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विकास उत्पाद है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सी ही सही करना है कि हमारा विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण इन दोनों का ही उत्पाद है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा विकास सभी चरण में समान नहीं होता। बिल्कुल समान नहीं होता। इसका मतलब ये है सभी चरणों का मतलब कि जब शैशवावस्था होता है
मैं ऐसा शॉर्ट में लिख दे रही, समझ जाएंगे आप। शैशवावस्था, नेक्स्ट हमारा होता है बाल्यावस्था, और नेक्स्ट हमारा होता है किशोरावस्था। ठीक, तो शैशवावस्था में विकास अलग होता है, वहीं बाल्यावस्था में विकास अलग होता है, और किशोरावस्था में विकास अलग होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जितनी कम आयु होती है हमारी विकास दर उतनी ही तेज होती है। मतलब शैशवावस्था में हमारा विकास बहुत तेज होता है। ठीक है, तो हमारी जो विकास की अवस्थाएं हैं उन सब में हमारा विकास सेम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विकास में परिवर्तन शामिल है। भाई आप समझ चुके हैं कि विकास का दूसरा मतलब हमारा परिवर्तन ही है, तो विकास में परिवर्तन ही होते हैं। ठीक है, तब जाके वो विकास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विकास के विभिन्न अंगों के लिए विकास दर, शरीर के विभिन्न अंगों के लिए विकास दर भिन्न भिन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें लगता है कि शरीर के हमारे जितने अंग हैं उन सब के लिए हमारी विकास दर सेम है, सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नता होने की वजह से हमारा विकास दूसरे से भिन्न है, बल्कि जबकि हमारे शरीर के सभी अंगों का विकास सेम रेट पे होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब के लिए भी विकास दर क्या 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 होती है, भिन्न भिन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सारे मैंने बेस्ट पॉइंट का कलेक्शन रखा हुआ है, ये मेरे खुद के सेल्फ नोट्स हैं, तो प्लीज़ आप इन सबको अच्छे से लिख के अपने सामने नोट्स रखिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि बाद के विकास की तुलना में आरंभिक विकास जो है अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है और हमारा किशोरावस्था होता है। तो शैशवावस्था का जो विकास है, मतलब आरंभिक विकास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब शैशवावस्था का विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इन कंपैरिजन टू बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि विकास चरण दर चरण होता है। आप सभी ये जान चुके हैं कि विकास हमारा चरण दर चरण ही होता है। पहले शैशवावस्था में होता है, उसके बाद हमारा बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद हमारा किशोरावस्था में होता है, और इसी तरीके से हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक, तो आप जान चुके हैं यहाँ पर कि विकास हमारा चरण दर चरण ही होता है। नेक्स्ट आपको जानना है विकास के सिद्धांत और नियम, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जान लेते हैं हम लोग विकास के नियम क्या क्या हैं। पहला है हमारा मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, यानी कि शेफेलोकोडल लॉ। सबसे पहले तो मस्तकाधोमुखी का जो सिद्धांत है उसको आपको पता होना चाहिए कि सिफेलोकोडल इंग्लिश में बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है कि सिफेलोकोडल हिंदी में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल के अनुसार विकास होता है। आपसे इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में बनता है। अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था मेरा, तो उसमें ये आया था सिफेलोकोडल लॉ के अनुसार विकास होता है। तो इसकी हिंदी भी पता होना चाहिए आपको। ठीक, जैसे मुझे पता थी तो मैंने कर लिया था। इसी तरीके से आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कुछ कुछ टर्म आपको हिंदी के भी और इंग्लिश दोनों के भी याद रखने हैं। ठीक है, सिफेलोकोडल का मतलब आप समझ चुके हैं कि मस्तकाधोमुखी होता है। ठीक, सिफेलो का मतलब होता क्या है, बेसिकली हम आपको बताएं। जो सिफेलो होता है, ये सिफेलो, इसका मतलब होता है हमारा सिर या हमारी खोपड़ी। इसका मतलब होता है सिर, खोपड़ी। तो ये जो लॉ है हमारा सिफेलोकोडल लॉ, खोपड़ी, ठीक। तो जो मस्तकाधोमुखी का जो सिद्धांत होता है वो ये कहता है कि सबसे पहले हमारा सिर का विकास होता है, उसके बाद हमारा धड़ का विकास होता है, उसके बाद हमारा हाथ का विकास होता है, और हमारा पैर का विकास सबसे अंत में होता है। मतलब हमारा विकास जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक, सबसे पहले हमारा सिर बना। तो हुआ ये कि जब हमारा सबसे पहले सिर बना तो इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले शारीरिक नियंत्रण जो है अपने सिर पर प्राप्त किया। किस पर? हमने शारीरिक नियंत्रण सबसे पहले सिर पर प्राप्त किया, शारीरिक नियंत्रण। फिर उसके बाद हमने अपना शारीरिक नियंत्रण धड़ पे प्राप्त किया, उसके बाद हाथ पे, और सबसे अंत में हमने शारीरिक नियंत्रण पैर पर प्राप्त किया है। ठीक, आई होप आप मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप ये भी समझ गए होंगे कि सिफेलो का अर्थ है हमारा सिर या खोपड़ी। ठीक, नेक्स्ट है आपका निकट से दूर का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ कहते हैं। निकट से दूर का सिद्धांत,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल। आपको पता होना चाहिए कि निकट से दूर के सिद्धांत को हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से निकट के अंगों, मतलब केंद्र के जो निकट के अंग हैं उनका विकास पहले होना और केंद्र से जो दूर के अंग हैं उनका विकास बाद में होना। ठीक, आप यहाँ पर निकट से दूर का सिद्धांत भी समझ चुके हैं। ठीक, अगला आपका जो लॉ है वो है स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत। स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम या स्वरूप का पालन करता है। ये आप लोग ऊपर अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमारा विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, स्वरूप का पालन करता है। ठीक है, अगला है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से दिया जाता है कि निम्नलिखित में से विकास की विशेषता नहीं है। पहला होगा आपका विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है विकास पर्यावरण और आनुवांशिकता और वातावरण का उत्पाद है। ऑप्शन चौथा है आपका विकास दर व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, आप यहाँ पर समझ चुके हैं। सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जितनी भी अनुक्रियाएं हैं, बालक की जितनी भी अनुक्रियाएं हैं वो विशिष्ट होने के पहले कैसी थी, सामान्य थी। कैसी थी, सामान्य थी। ठीक, हम आपको ऊपर भी समझा चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर समझा देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की वृद्धि और विकास होता है। ठीक, अर्थात शिशु की समस्त क्रियाएं पहले सामान्य होती हैं और बाद में विशिष्ट प्रकार की होती हैं। ठीक, उदाहरण हमने बताया है कि बच्चा सबसे पहले सहारे के साथ बैठना शुरू करता है, उसके बाद बिना सहारे के बैठना शुरू करता है, फिर बच्चा सहारे के साथ खड़ा होना शुरू करता है, कुछ समय पश्चात बिना सहारे के खड़े होना शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ना जो है उसकी एक विशिष्ट अनुक्रिया है। क्या है, विशिष्ट अनुक्रिया है। इस विशिष्ट अनुक्रिया के पहले बच्चा सहारे के साथ खड़ा होना शुरू किया, बिना सहारे के साथ बैठना शुरू किया, सहारे के साथ खड़ा होना शुरू किया और बिना सहारे के खड़ा होना शुरू किया। तो ये सारी क्रियाएं, दौड़ने के पहले उसने जो जो क्रियाएं की हैं वो सभी उसकी सामान्य क्रियाओं को दर्शाती हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत समझ चुके हैं अच्छे से। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यही कहता है कि हमारी सभी क्रियाएं विशिष्ट होने के पहले कैसी थीं, सामान्य थीं। ठीक, पहले हम सामान्य क्रियाएं करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे अंगों का विकास होता है। विकास होने के बाद हम लोग विशिष्ट अनुक्रियाएं करना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिद्धांत है सहसंबंध और संगठन का सिद्धांत, जिसे हम लोग परस्पर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमारे जितने भी विकास हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक या गामक विकास, ये जो सारे विकास हैं ये आपस में अंतः संबंधित हैं। क्या हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, अंतः संबंधित होते हैं। एक विकास का संबंध दूसरे विकास से अवश्य होता है। आप किसी एक विकास को स्वतंत्र नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शारीरिक विकास का संबंध हमारे मानसिक विकास से है और मानसिक विकास का संबंध संवेगात्मक विकास से है। ठीक है, संवेगात्मक विकास का संबंध शारीरिक विकास से, इस तरीके से चलता रहता है। तो प्रत्येक विकास का संबंध प्रत्येक विकास से है। ठीक है, मतलब ये आपस में अंतः संबंधित हैं। ठीक, सहसंबंध का मतलब आप समझ चुके हैं, परस्पर संबंध का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है वो किसने दिया था, आगे आप जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया था। जानते हैं इसके बारे में और भी। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। आप सब जान चुके हैं कि विकास हमारी एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास हमारा क्रम से चलता है। पहले हम जब हमारा जाइगोट था, ऐसे भ्रूण बना, फिर उस तरीके से हम पैदा हुए, तो हमारा विकास जो है तब से शुरू हुआ। जन्म से लेकर हमारा विकास शुरू हुआ, शैशवावस्था में गया, बाल्यावस्था में गया, किशोरावस्था में गया और अंत में हमारी जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक हमारा विकास चलता रहा। ठीक है,
तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब जो क्रम से चलती है, ठीक है। इसलिए प्राणी के सभी अंग, चाहे वो मस्तिष्क हो, बुद्धि हो, हृदय हो इत्यादि, साथ मिलकर कार्य करते हैं। यदि सारे अंग हमारे साथ मिलकर काम ना करें तो आप सोचिए कि हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारा मस्तिष्क हमें संदेश दे, हमारी बॉडी उसी तरीके से काम करे। मान के चलिए कि जो आपके मस्तिष्क ने संकेत दिए, आपकी बॉडी ने उस तरीके से काम नहीं किया, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से हमें पढ़ना है आगे भी कि विकास के 5 पक्ष होते हैं। आप सभी को विकास के 5 पक्ष हम पहले चैप्टर से पढ़ाते आ रहे हैं। कौन कौन से 5 पक्ष हैं? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक। और यही सारे पक्ष आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं यहाँ पर कि आपस में अंतः संबंधित हैं। परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। आप समझ गए यहाँ पर कि परस्पर संबंध का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ठीक। अगला सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत जो है इसको समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बच्चा सबसे पहले, इस सिद्धांत का मानना ये है कि बच्चा सबसे पहले अपने संपूर्ण शरीर को चलाना सीखता है। क्या सीखता है? पहले संपूर्ण शरीर को चलाना सीखता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर को, उसके बाद बच्चा जो है अंग विशेष को चलाना सीखता है। किसको? अंग विशेष को, ठीक, अंग विशेष को, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले संपूर्ण शरीर को चलाना सीखता है, उसके बाद बच्चा अंग विशेष को चलाना सीखता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कोई भी अगर अनुक्रिया करता है तो पहले उसका संपूर्ण शरीर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस अनुक्रिया की तरफ, फिर उसके जो विशेष अंग हैं वो उस अनुक्रिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। इस तरीके से एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसमें हम लोग। एकीकरण के सिद्धांत को समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चा अपने शरीर के अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। समन्वय स्थापित करने का मतलब ये है कि उस पहले जो है उसके संपूर्ण शरीर को चलाना सीखा उसने, फिर उसने अंग विशेष को चलाना सीखा। अब इन दोनों के मध्य उसने आगे चल के समन्वय स्थापित किया। समन्वय स्थापित किया तो आगे जाके उसने अनुक्रिया को सीख लिया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग समन्वय का सिद्धांत, क्योंकि बच्चा इसमें अपने शरीर के अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक बच्चे की विशिष्ट गति को करने की क्षमता विकसित करने के लिए संपूर्ण से भागों में और भागों से संपूर्ण की ओर गति को दर्शाया जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि हमारा गति जो है पहले भागों से संपूर्ण में होती है और संपूर्ण से भागों की ओर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एकीकरण का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अर्थात बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है और बाद में उस अंग विशेष के भागों को चलाना सीखता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है बालक अपने शरीर पर एकीकरण प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल आप मान देखिए, यदि किसी बालक को कोई वस्तु दे दी जाए तो बालक पहले उस वस्तु को अपने संपूर्ण शरीर से अर्थात अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो जो छोटा बच्चा हमारा होता है उसको अगर आप कोई चीज़, जब वो बहुत छोटा होता है, जैसे अब वो 2 साल का है 1 साल का है, तो वो कोई चीज़ देखता है तो पहले वो अपने पूरे हाथ से अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ वस्तु की तरफ ले जाता है, उलट उलट के जाएगा और पूरी वस्तु को अपने संपूर्ण शरीर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। फिर होता क्या है कि वो अपने हाथ को ले जाता है, उसको उंगलियां चलाना नहीं आता उस टाइम जब वो 1 साल का है, ठीक है। पूरे हाथ को ले जाता है, ठीक। हाथ को ले जाने के बाद सबसे बाद में जब वो उसका विकास हो जाता है तो वो उंगलियों को चलाना सीखता है, उंगलियों को चलाना सीखता है और उंगलियों से उस वस्तु को छूने की कोशिश करता है। और अंत में होता क्या है कि बच्चा जो है उस वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। तो ये कैसे हुआ? एकीकरण के सिद्धांत से हुआ कि सबसे पहले उसने उस वस्तु को अपने संपूर्ण शरीर से छूने की कोशिश की, फिर अंग विशेष से छूने की कोशिश की, फिर उसने अपनी उंगलियों से छूने की कोशिश की, ठीक है। इस तरीके से बच्चा वस्तु को पकड़ना सीख गया, ठीक। बढ़ लेते हैं इसमें भी कि उसके बाद वह अपनी उंगलियों के उस वस्तु को छूने की कोशिश करता है और अंत में वह
बालक उस वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। इस प्रकार से वह अपने अंग पर एकीकरण प्राप्त कर लेता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आप समझ होंगे। नोट पढ़ लेते हैं। नोट हमारा कहता है कि वृद्धि और विकास दर समान नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या वृद्धि और विकास की दर समान होती है, तो नहीं, वृद्धि और विकास दोनों की दर हमारी समान नहीं होती है। आप सभी को पता है कि वृद्धि हमारा मात्रात्मक परिवर्तन है। क्या है हमारा? मात्रात्मक परिवर्तन है। वहीं विकास जो है हमारा वो गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? गुणात्मक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वृद्धि और विकास जीवन के आरंभिक वर्षों में अधिक तेजी से बढ़ती है, अर्थात यह शैशवावस्था में अधिक तीव्र होती है, लेकिन बाद के वर्षों में यह धीमी हो जाती है। ठीक, वृद्धि और विकास जो होता है हमारा आरंभिक वर्षों में तीव्र होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे इस तरीके के प्रश्न अवश्य बनते हैं, इन सबको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत क्या कहता है देख लेते हैं। तो सरल से जटिल का सिद्धांत ये कहता है कि बालक पहले सरल चीजें करता है, उसके बाद वो जटिल चीजें करना सीखता है। जैसे हम आपको बता दें, यदि कोई बालक हिंदी भाषा सीख रहा है, ठीक, हिंदी भाषा सीख रहा है, तो सबसे पहले वो क्या सीखेगा? हिंदी की वर्णमाला सीखेगा। ठीक, वर्णमाला उसने सीख ली। वर्णमाला को सीखने के बाद वो क्या सीखेगा? शब्द बनाना सीखेगा। शब्द बनाने के बाद क्या सीखेगा? वो सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना सीखेगा। वाक्य जब बनाना सीखेगा फिर वो पूरा पैराग्राफ लिखना सीख जाएगा। ठीक, जब वो पैराग्राफ लिखना सीख गया वाक्य बनाने के बाद, तो आप जान सकते हैं कि वो जटिल अनुक्रिया पे पहुंच गया। ठीक, उसने सबसे पहले क्या सीखा? वर्णमाला सीखी, फिर शब्द सीखा, फिर वाक्य सीखा, फिर उसने पूरा का पूरा जो है एक पूरा वो बना लिया, स्टैंजा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा वर्णमाला है वो सरल अनुक्रिया है हमारी। क्या है? सरल अनुक्रिया है। वहीं वाक्य बनाना क्या है? एक जटिल अनुक्रिया है। क्या है? जटिल अनुक्रिया है। या फिर इसके बाद जो भी उसने सीखा, भाषा पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, तो वो क्या है? उसकी जटिल अनुक्रिया है। उसके पहले उसने बहुत सारी चीजें की, वर्णमाला लिखना सीखा, शब्द बनाना सीखा, उसके बाद उसने वाक्य बनाना सीखा। तो आप सरल से जटिल का सिद्धांत सीख चुके हैं कि क्या कहता है कि बच्चा सबसे पहले सरल चीजें करना सीखता है, उसके बाद वो जटिल चीजें करना सीखता है। ठीक, बालक पहले सरल चीजों को सीखता है, उसके बाद जटिल चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, अर्थात बालक जटिल चीजों को बाद में सीखता है। एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया है। बच्चा अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अल्फाबेट सीखता है, मतलब अल्फाबेट को यहाँ पर आप सरल मान सकते हैं। उसके बाद बच्चा अंग्रेजी वर्ड बनाना सीखता है, लिखना सीखता है। सबसे बाद में बच्चा अंग्रेजी का वाक्य लिखने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार बच्चा सरल से शुरू करता है और जटिल अनुक्रियाओं की ओर बढ़ता जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने पहले आपको हिंदी का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी भाषा का एग्जाम्पल दिया कि सबसे पहले बच्चा अल्फाबेट सीखता है, अल्फाबेट सीखने के बाद बच्चा वर्ड सीखता है, वर्ड सीखने के बाद बच्चा पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अल्फाबेट सीखना एक सरल अनुक्रिया हो गई, वहीं पर जब बच्चा सेंटेंस बनाना सीख गया तो वो उसकी जटिल अनुक्रिया हो गई। ठीक, आई होप यहाँ तक के सारे सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला आपका है सिद्धांत भिन्नता का सिद्धांत। तो भिन्नता का सिद्धांत तो आप सभी को पता है कि भिन्नता के सिद्धांत को हम लोग व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी दूसरे प्राणी से भिन्न है, हर तरीके से भिन्न है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी दूसरे प्राणी से भिन्न है। इसीलिए होता क्या है कि भिन्न प्राणी होने की वजह से क्या होता है कि हमारा विकास भी जो है अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग होता है। ठीक, हमारा विकास आपके जैसा नहीं होगा, आपका विकास हमारे जैसा नहीं होगा, आपका और हमारा विकास दोनों का बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट रेट पे होगा। अब विकास में हमारा शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी आता है, संवेगात्मक विकास भी आता है, गामक विकास भी आता है, क्रियात्मक विकास भी आता है। तो जितने भी विकास है ना, सभी के सभी विकास हमारे डिफरेंट होंगे आपसे। ठीक है, मतलब विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सभी हमारे दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसे व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यक्तिगतता के सिद्धांत को पर्यावरण और आनुवंशिकता प्रभावित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप सभी को पता है कि विकास हमारा जन्म से शुरू होता है और हमारा मृत्यु तक चलता रहता है। कब तक? मृत्यु तक चलता रहता है। इसीलिए विकास को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। ठीक,
आपने स्किनर की परिभाषा पढ़ी थी। स्किनर ने क्या कहा था कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विकास निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म लेने से शुरू होता है और जीवन भर चलता रहता है। स्किनर का कहना है कि विकास एक अकस्मात संपन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब जो विकास है वो हमारा कैसा होता है, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर आप निरंतरता का सिद्धांत समझ चुके हैं कि निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास हमारे जन्म लेने के समय से शुरू होता है और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारा विकास चलता रहता है। इसीलिए विकास क्या है, निरंतर है। ठीक है, और स्किनर का स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि स्किनर का कथन है कि विकास हमारा धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला हमारा सिद्धांत है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि विकास हमारा पर्यावरण और आनुवांशिकता का उत्पाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने विकास की विशेषताओं में पढ़ा था। अब आप यहाँ पर सिद्धांत जानेंगे। ठीक, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया का उत्पाद है। आनुवांशिकता व्यक्ति को क्षमता देता है, वहीं वातावरण उस क्षमता को विकसित करने का अवसर देता है। ठीक है, वुडवर्थ का कहना है, किसका, वुडवर्थ का कहना है कि हमारा जो हेरिडिटी होता है, ये आपका हेरिडिटी है और ये आपका एनवायरनमेंट है। तो हेरिडिटी हमें जो है क्षमताएं देता है। क्या देता है, हमें क्षमता देता है। और इन क्षमताओं को विकसित करने का जो अवसर है, वो हमें कौन देता है, अवसर हमें हमारा वातावरण देता है। ठीक है, या पर्यावरण देता है। ठीक, आप समझ गए हैं वुडवर्थ ने क्या कहा है। यहां पर हम लोग आनुवंशिकता पढ़ लेते हैं। तो जेम्स रेवर ने क्या कहा है, जेम्स रेवर का कहना है कि आनुवंशिकता माता पिता से संतानों को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स रेवर का क्या कहना है कि जेम्स रेवर का कहना है कि आनुवंशिकता माता पिता से संतानों को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण। तो यहाँ पर की पॉइंट आपको नोट करना है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण आपको नोट करना है। किसने कहा है, जेम्स रेवर ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण। ठीक, विकास का दूसरा आधार क्या है, पर्यावरण है। पहला आधार आनुवंशिकता है, दूसरा आधार क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण से आशय आप सभी को पता है क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पर्यावरण का मतलब क्या है, तो यहाँ पर पर्यावरण का मतलब जो है बच्चे के वातावरण से है। बच्चे का वातावरण क्या होगा, परिवार होगा, स्कूल होगा, या फिर उसका जो बाहरी समाज होगा, सामाजिक संस्थाएं वगैरह, वो सब होंगी बच्चे का वातावरण। ठीक, वुडवर्थ ने क्या कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया था कि हमारा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी क्या करता है, हेरिडिटी हमें क्षमताएं देता है, वहीं उन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर जो है वो हमारा एनवायरनमेंट देता है। ठीक है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। लास्ट हमारा जो लॉ है वो है सुधार का सिद्धांत या परिमार्जितता का सिद्धांत। ठीक, सुधार या परिमार्जितता सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारी नकारात्मक चीजें हैं उन सभी को सकारात्मक चीजों में बदलना क्या कहलाता है, सुधार का सिद्धांत या परिमार्जितता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, पढ़ते हैं इसमें। विकास खुद में एक सुधार होता है क्योंकि विकास से आशय परिवर्तन से है। व्यक्ति अपने वातावरण से जो कुछ सीखता है उसको अपने जीवन में अपनाता है और अपने व्यवहार में सुधार करता है। व्यक्ति करता क्या है कि वातावरण से सीखता है, वातावरण से सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव परिवर्तन है, वो सकारात्मक परिवर्तन लाता है। समाज से सीख के अपने समाज, यानी कि यहाँ पर उसका वातावरण और समाज क्या है, उसका विद्यालय है, उसका परिवार है, उसके मित्र हैं। ठीक है, उन सब से सीखता है। सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया। व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब है कि उसने अपने व्यवहार को सकारात्मक दिशा प्रदान की। ठीक है, तो सकारात्मक दिशा प्रदान करने का मतलब है कि उसने परिमार्जित किया अपने व्यवहार को, उसने अपनी गलत चीजों को सुधारा और सही चीजों में परिवर्तित किया। परिमार्जितता का सिद्धांत यही कहता है, सुधार का सिद्धांत, कि गलत चीजों में सुधार करके उनको सही चीजों में बदलना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे।
विकास की अर्थ समझ गए होंगे आप लोग, विकास के सिद्धांत समझ गए होंगे, विकास की विशेषताएं भी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए, और बने रहिए बाल विकास की और भी वीडियोस देखने के लिए।